हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थ पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोगों ने अनुचुंबकीय और अर्धचुंबकीय पदार्थ पढ़ा है। हम लोग जानते हैं कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ है और लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण एक जैसे हैं। यानी कि लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे आप इसमें कोबाल्ट है, निकेल है, तो स्टील है, लोहा है और इस तरह से बहुत सारे और भी पदार्थ हैं जो इसी लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों को जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो अन्य चुंबकीय पदार्थों की तरह ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बहुत ही अधिक चुंबकत्व ग्रहण करते हैं। यानी वो अन्य चुंबकीय पदार्थों का हजारों गुना ज्यादा चुंबकत्व ग्रहण करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं उनका जो चुंबकशीलता है वो भी बहुत ही अधिक होती है और लौह चुंबकीय पदार्थों का जो ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति, वो भी बहुत अधिक होती है। जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में अत्यधिक चुंबकीय ग्रहण करते हैं, चुंबकत्व ग्रहण करते हैं और ये जो लौह चुंबकीय पदार्थ अगर इनको हम गर्म करते हैं तो एक विशेष टेम्परेचर पर इनका ये लौह चुंबकीय पदार्थ का गुण खत्म हो जाता है और अन्य चुंबकीय पदार्थ का गुण रह जाता है। यानी गुण वही रहता है लेकिन कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। उसे हम क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी ताप कहते हैं। क्यूरी टेम्परेचर यानी जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अन्य चुंबकीय पदार्थ का गुण धारण कर लेते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ अन्य चुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं, उसे क्यूरी टेम्परेचर कहेंगे। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे परमाणु चुंबक होते हैं। यानी परमाणु चुंबक के छोटे छोटे डायपोल्स रहते हैं, परमाणु डायपोल्स, जिनका चुंबकीय घूर्ण भी बहुत छोटा होता है लेकिन वो किसी भी पदार्थ के अंदर बिखरे रहते हैं। ये परमाणु अगर है तो इस दिशा में हुआ, इसका ये चुंबकीय घूर्ण इधर हुआ, इसका चुंबकीय घूर्ण इधर है, इसका इधर है, इधर चुंबकीय घूर्ण है, इसका चुंबकीय घूर्ण इधर है और इस तरह से इनके जो चुंबकीय घूर्ण होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में बिखरे रहते हैं और जिसके कारण ये अगर चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखे गए तो इनके चुंबकत्व का पता नहीं चलता। ये हमारे परमाणु चुंबक है जो अणु या परमाणु चुंबक बन जाता है, उसमें चुंबकत्व आ जाता है, चुंबकीय घूर्ण आ जाता है। ये हमारा परमाणु चुंबक, ये जो बिखरे चुंबकीय क्षेत्र पर रखने पर ये दिशा में संरेखित हो जाते हैं। लेकिन जो लौह चुंबकीय पदार्थ है उसके अंदर भी इसी तरह के परमाणु चुंबक होते हैं, तो फिर वो क्यों अत्यधिक चुंबकत्व ग्रहण करता है? तो इसके लिए एक अलग थ्योरी है जिसे बैस ने निकाला था, तो उसे हम डोमेन थ्योरी कहते हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थ की डोमेन थ्योरी या डोमेन सिद्धांत, डोमेन सिद्धांत डोमेन सिद्धांत अब यहाँ पर हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि ये बताया कि जिस टेम्परेचर पर अन्य चुंबकीय जो लौह चुंबकीय पदार्थ है उसका चुंबकत्व घट जाता है और वो
अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह से व्यवहार करने लगता है, उससे हम क्यूरी ताप कहते हैं। और ये भी हमने बताया कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ है उसके अंदर परमाणु चुंबक होते हैं, उसका प्रत्येक जो परमाणु है वो चुंबक बन जाता है और उसमें चुंबकीय आघूर्ण पैदा हो जाता है और इस तरह से बिखरा रहता है, इसलिए सामान्य अवस्था में उसके चुंबकत्व का पता नहीं चलता। लेकिन जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं उसकी व्याख्या हम इस आधार पर नहीं कर सकते, यद्यपि लौह चुंबकीय पदार्थ में भी परमाणु चुंबक इसी तरह से होते हैं, लेकिन उसके लिए उसकी व्याख्या करने के लिए हम डोमेन सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। अब डोमेन क्या है कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं म्यूचुअल कुछ पारस्परिक क्रियाओं के कारण परमाणुओं की उनके बीच इस प्रकार कई घटना घटती है कि पास पास के जो परमाणु होते हैं वो सभी एक विशेष दिशा में संरेखित हो जाते हैं और इस तरह से लौह चुंबकीय पदार्थों के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र बन जाते हैं जिनमें लगे हुए सारे के सारे परमाणु एक ही दिशा में संरेखित रहते हैं, हम उसे डोमेन कहते हैं। डोमेन का जो क्षेत्रफल है लगभग 10 जो वॉल्यूम है वो 10⁻8 मीटर क्यूब 10⁻⁻12 मीटर क्यूब करीब होता है और एक डोमेन में 10⁻17 to 10⁻21 परमाणु चुंबक होते हैं। और इस तरह से जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं उनके अंदर इस तरह के डोमेन्स अपने आप बन जाते हैं, वो आपसी परमाणुओं के बीच की पारस्परिक क्रिया के कारण इस तरह के बीच बीच में डोमेन्स बन जाते हैं, आयतन बन जाते हैं, क्षेत्र बन जाते हैं, रीजन्स बन जाते हैं और वो एक एक जो क्षेत्र है, एक एक जो रीजन है, एक एक जो आयतन है, उसके अंदर के जितने भी परमाणु हैं वो एक ही दिशा में संरेखित रहते हैं, वो अलग अलग नहीं रहते। यहाँ पर तो अनुचुंबकीय पदार्थों में सब एक एक परमाणु स्वतंत्र है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर हजारों हजारों लाखों लाखों परमाणु एक ही दिशा में संरेखित होते हैं और उस क्षेत्र को हम डोमेन कहते हैं। हम एक छोटा सा एक भाग लेते हैं किसी लौह चुंबकीय पदार्थ का, हमने मान लिया कि इसके अंदर 4 डोमेन हैं, इसके अंदर ये 4 डोमेन हैं। ये परमाणु चुंबक की ये दिशा है, इनका जो डायपोल मोमेंट है वो इस दिशा में है, इसी तरह इसका डायपोल मोमेंट इस दिशा में है। इसका डायपोल मोमेंट इस दिशा में है। और इसी तरह से इसका भी डायपोल मोमेंट इसी दिशा में है। अब ये सब एक दूसरे के विपरीत लगे हैं, इसका प्रभाव इससे घट जाएगा, इसका प्रभाव इससे खत्म हो जाएगा, इसका प्रभाव इससे खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये यन है और ये यस है, तो इस तरह से विपरीत दिशा में है। तो सामान्य अवस्था में जो लौह चुंबकीय पदार्थ भी हैं, स्टील है, निकल है, कोबाल्ट हैं, एल्यूमिनियम हैं, ये सब जितने भी पदार्थ हैं ये चुंबकत्व तो प्रदर्शित नहीं करते, ये चुंबकत्व इनमें हमको दिखाई नहीं पड़ता, ये लोहे के टुकड़े या कील को या पिन को आकर्षित नहीं करते, क्योंकि प्रत्येक परमाणु के चुंबक होने के बावजूद भी इनका परिणामी चुंबकत्व 0 है। ये सामान्य लौह चुंबकीय पदार्थ है। अब ये सामान्य लौह चुंबकीय पदार्थ को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है
जो चुंबक बनाता है वो क्षेत्र है। ये चुंबकन करने का, इसको चुंबकित करने का क्षेत्र है, चुंबकीय स्ट्रेंथ है, फील्ड स्ट्रेंथ। इसी से हम इसको चुंबक बनाया। जब चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखा तो दो प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र बहुत पावरफुल नहीं है तो जो इसकी दिशा में होगा उसका क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा और बाकी के जो आकार है वो छोटा हो जाएगा। ये इसका क्षेत्रफल जो क्षेत्र के दिशा में था, यही दिशा में हमने लगाया था एच। इस दिशा का जो डोमेन था वो बड़ा हो गया। ये जो क्षेत्र था, जो छोटे छोटे मैग्नेटिक डायपोल्स, जो परमाणु या अणु चुंबक बने हुए थे, वो जिस दिशा में लगे थे वो क्षेत्र बड़ा हो गया और बाकी छोटे छोटे हो गए। इसका प्रभाव ज़्यादा हो गया, ये वस्तु मैग्नेटाइज हो गई, इसका चुंबकन हो गया, ये चुंबक बन गई। इसका इस दिशा में चुंबकत्व इसमें पैदा हो गया जिस दिशा में हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया था। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इसका चुंबकन हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकन हो गया। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकन, मैग्नेटाइजेशन, चुंबक की दिशा में, जिस दिशा में हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया था उसी दिशा में इसमें चुंबकत्व पैदा हो गया। अब हमको लगता है कि ये चुंबक बन गई, लेकिन अभी ये पूर्ण रूप से चुंबक नहीं है, क्योंकि इसके ये जो रीजन्स हैं, इसके ये जो क्षेत्र हैं, ये जो डोमेन हैं, ये छोटे हुए हैं। सभी डोमेन उस दिशा में नहीं हुए, सभी डोमेनों को ये घुमा नहीं सका, सभी डोमेनों को ये परिवर्तित नहीं कर पाया। ध्यान रखेंगे, यहाँ हमने 4 डोमेन दिखाए हैं, लाखों की संख्या में डोमेन्स होते। अब आइए, अगर मान लीजिए बहुत ही पावरफुल क्षेत्र हमने लगाया, अगर क्षेत्र पावरफुल है, हमने ये लगाया, तो जो क्षेत्र है ये जो हमारा इसके जो डोमेन थे, डोमेन्स सब के सब डोमेन उसी दिशा में अलाइंड हो जाएंगे, उसी दिशा में संरेखित हो जाएंगे जिस दिशा में हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया है। ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है एच की, और इसी दिशा में सारे के सारे अलाइंड हो जाएंगे। सारे के सारे डोमेन एक ही दिशा में संरेखित हो गए, क्षेत्र की दिशा में।
सभी डोमेन क्षेत्र की दिशा में संरेखित हैं। इस संपूर्ण का पूरा सभी जो हमारे परमाणु चुंबक हैं वो एक ही दिशा में घूम गए और इस प्रकार से बहुत ही प्रबल चुंबक बन गया। ये प्रबल चुंबक है। तो इस प्रकार से जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं वो इस प्रकार से चुंबक बन जाते हैं डोमेन के सिद्धांत पर। अगर उनको हम इस तरह से अलग अलग परमाणुओं को लेकर के इसकी व्याख्या करें तो करना मुश्किल है, क्योंकि लौह चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ की रचना तो एक जैसी होती है। सभी के अंदर प्रत्येक परमाणु चुंबक रहता है, लेकिन जो अनुचुंबकीय है उसमें सब अलग अलग रहते हैं। लेकिन जो लौह चुंबकीय पदार्थ उसमें अलग अलग नहीं रहते। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों परमाणु एक जगह पर एक दिशा में इकट्ठा हो जाते हैं और एक तरह का क्षेत्र बना देते हैं जिसे हम डोमेन कहते हैं। तो ये तो हो गया डोमेन सिद्धांत, लौह चुंबकीय पदार्थ का डोमेन सिद्धांत। हिस्टेरेसिस या साइथिल। साइथिल या हिस्टेरेसिस अब आइए हम देखते हैं ये साइथिल या हिस्टेरेसिस क्या है। जब भी किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को हम मैग्नेटाइज करते हैं, उसे चुंबक बनाते हैं, तो वो किस प्रकार से उसका चुंबकन होता है, कैसा वो चुंबकत्व ग्रहण करता है। चुंबक बनाने के लिए जो एक तरीका है जो हमारे ऊपर हम नियंत्रित है हमारे द्वारा, और हम नियंत्रित कर सकते हैं उसके चुंबकीय क्षेत्र की। हम अगर एक कॉइल ले लें और इसी कॉइल में हमने धारा लगाई और यहाँ पर हमने धारा को नियंत्रित करने के लिए रियोस्टेट लगा दिया। जब धारा इसमें बहेगी और इसके अंदर चुंबक डाला, इसके अंदर कच्चा लोहा डाला या लौह चुंबकीय पदार्थ डाल दिया, यह लौह चुंबकीय पदार्थ है। जैसे जैसे इसमें धारा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसके जो हमारी ये परिनलिका है, सोलेनॉइड है, ये परिनलिका, जैसे जैसे इस परिनलिका के अंदर धारा का मान बढ़ेगा वैसे इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा और उसी हिसाब से ये चुंबक बनना शुरू हो जाएगी। ये जो लौह चुंबकीय क्षण है ये चुंबक बनने लगेगी। एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसके अंदर के सारे जो डोमेन है वो एक दिशा में घूम जाएंगे और फिर आप कितना भी धारा का मान बढ़ाएं, कितना भी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाएं, लेकिन फिर आगे और चुंबकत्व तो नहीं ग्रहण करेगी। जो चुंबकीय तीव्रता है एक सीमा पर जाकर रुक जाएगी। हम उसको ग्राफ में देखते हैं। इस समय वस्तु यहाँ पर है, ओ पर है वस्तु ओ पर है जब इसके अंदर कोई भी धारा नहीं बह रही है, जीरो है धारा। ये इसकी आई है चुंबकीय तीव्रता, जो चुंबकत्व ग्रहण करती है कोई वस्तु, उसके एकांक आयतन में कितना मैग्नेटिक मोमेंट पैदा हुआ, कितना चुंबकीय आघूर्ण उसमें पैदा हुआ, कितनी चुंबकीय शक्ति उसको प्राप्त हुई, आई। और यच जो हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया हुआ है, धारा का मान बढ़ाते जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र होगा जो इसको चुंबक बनाता जाएगा। जैसे जैसे क्षेत्र लगाते जाएंगे वैसे वैसे इसका चुंबकत्व बढ़ता जाएगा। ये क्षेत्र है और ये हमारा आई है। ये यहाँ से
चुंबक बनना शुरू होगा, फिर ये बनते बनते और ये यहाँ पहुँचा, धीरे धीरे बनेगा, फिर बड़ी तेज़ी से बनेगा, सब डोमेन बड़ी तेज़ी से घूमेंगे। अब सारे डोमेन्स घूम गए, जब घूम जाएंगे तो फिर स्थिर हो जाएगा। अब कितना भी एच का मान बढ़ाएं, अब आगे चुंबकत्व की सीमा है, अब तो सारे के सारे डोमेन घूम गए। अब ये संतृप्त अवस्था आ गई, ओ से लेकर के ए तक इसकी ये संतृप्त अवस्था है। ये ए ओ से लेकर ए तक तो चुंबकत्व बना, और ये जो इसकी स्थिति है ये संतृप्त स्थिति है। अब आगे ये चुंबकत्व ग्रहण नहीं करेगा। हम अब इसके चुंबकीय क्षेत्र को घटाते हैं, यानी इसके अंदर बहने वाली धारा के मान को कम करते जाते हैं, धारा को घटाते हैं। पहले हमने धारा को बढ़ाया था, अब हम इसी के द्वारा धारा को घटाते हैं। जब हम धारा को घटाएंगे तो इसके अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी स्ट्रेंथ घटेगी, और इसका जो चुंबकत्व है वो भी घटेगा, क्योंकि उसी ने इसको चुंबक बनाया था। लेकिन अब वे वापस इस रास्ते से नहीं आएगा। ये नहीं है कि जब इतना चुंबकीय क्षेत्र रहा तो यहाँ पे आ जाए, या इतना चुंबकीय क्षेत्र रहा तो यहाँ आ जाए। अब ये रास्ता बदल देगा, इसके वापस आने का ढंग बदल जाएगा, और अब ये इस तरह से वापस आएगा। अब ये यहाँ पहुँच गया, आगे यहाँ आना इसको यहाँ था। इस समय चुंबकीय क्षेत्र 0 है, आपने इससे स्विच को ऑफ कर दिया है, कुंजी को ऑफ कर दिया, कोई भी धारा नहीं बह रही है, तो इसको चुंबक भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पहले जब धारा नहीं बह रही थी तब भी इसका चुंबकत्व 0 था, लेकिन अब इसमें इंटेंसिटी है। ये इतना ये पीछे रह गया है। क्षेत्र तो हमारा 0 हो गया, लेकिन जो चुंबकन की तीव्रता है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, तो ये जो चुंबकन की तीव्रता है ये 0 नहीं हुई। ये तो 0 हो गई, लेकिन ये पीछे रह गई, इसको भी 0 पे आ जाना चाहिए था। इसी को हम कहते हैं शैथिल्य, यानी जो चुंबकन की तीव्रता वो चुंबकीय क्षेत्र से पीछे रहती है। चुंबकन की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र से पीछे रहती है। इसी को हिस्टेरेसिस या शैथिल्य कहते हैं। पीछे जितना इसमें चुंबकत्व बचा रह गया, मान लिया ये B है, तो B वो इतना चुंबकत्व इसमें बचा है, इसको कहते हैं धारणशीलता। ये धारणशीलता कहलाती है। इतना चुंबकत्व चुंबकीय क्षेत्र के खत्म हो जाने के बाद भी बचा रह जाता है, रिटेंटिविटी। ये धारणशीलता है। इसका मतलब अगर चुंबक बनाया हमने, चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो गया तो भी वो इतना चुंबकत्व उसमें बचा रहेगा। अब अगर हम इसके चुंबकत्व को खत्म करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से चुंबकीय क्षेत्र हमको विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा, अर्थात इस धारा को हमको उल्टी दिशा में बहाना पड़ेगा। अब धारा को हमने उल्टी दिशा में बहाया। जब धारा को हमने उल्टी दिशा में बहाया तो ये आया और यहाँ पर आकर के चुंबकीय क्षेत्र खत्म हुआ है। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ खत्म हुई, लेकिन हमको विपरीत दिशा में इतना चुंबकीय क्षेत्र लगाना पड़ा, तब हुई।
यानी जो ओसी है, जितना चुंबकीय क्षेत्र लगाने के बाद चुंबकत्व खत्म हुआ, उसको कहते हैं निग्राहिता। निग्राहिता या कोर्सिविटी। ये अगर ज़्यादा हो तो हमको ज़्यादा यानी चुंबकीय क्षेत्र लगाना पड़ेगा, कम हो तो कम लगाना पड़ेगा। इसके आगे जब हम फिर और इसको पीछे की तरफ चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाते हैं, ये फिर इस तरफ जाती है और ये उसी तरह से जैसे वहाँ गई थी उसी तरह इस दिशा में जाती है और फिर ले आएंगे तो उसी तरह से पीछे को आएगी। फिर वहाँ पर ये धारणशीलता और इस तरह से ये बन जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ये इतना बीच का हिस्सा ऐसा है कि जो जब ये उधर को जाएगा तब भी वहाँ से होकर नहीं जाएगा, इधर को जाएगा तब भी यहाँ से होकर नहीं जाएगा। इसका मतलब इतनी ऊर्जा इसके अंदर हमारी लॉस होती रहेगी। इसको हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। इतनी ऊर्जा हमारी समाप्त हो जाती है चुंबक बनाने या चुंबकन या विचुंबकन में। चुंबक बनाना या चुंबकत्व नष्ट करना, दोनों में हमारी इतनी ऊर्जा खर्च होती है। चुंबक बनाने के लिए भी हम धारा बहाते हैं, उल्टी दिशा में धारा बहाएंगे तो चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। इस तरह से हम चुंबक को बनाने और चुंबकत्व को मिटाने में, यानी चुंबकित करने में, चुंबकित करने एवं विचुंबकन में ऊर्जा की हानि होती है। इसे शैथिल्यहान या हिस्टेरेसिस हानि कहते हैं। जो हिस्सा इसके अंदर हमको प्राप्त नहीं होता, हम इधर से आएंगे सोचेंगे मिलेगा, फिर भी नहीं मिला, इधर जाते हैं फिर नहीं मिला, वो इतना बीच का रास्ता बचा ही रह जाता है। वापस जाते हैं तो भी दूसरे रास्ते से, वापस आते हैं तब भी दूसरे रास्ते से। अब यहाँ पर यदि हम इस तरह का हम फिर से देखते हैं, अगर हम इसको बनाएं तो एक तो हमारे पास ये है और इसी तरह से एक हमारे पास है। एक दो तरह के हैं। हमारा आई और एच के बीच का ग्राफ हमारे पास दो है। अब आप देखिए यहां पर इस वाले में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ये इसका धारणशीलता है, ये इसकी धारणशीलता है। जो हमारा ग्राफ है ये है 1, ये है 2। लेखा चित्र 1 में आप 1 में देखें, इसकी जो धारणशीलता है
ये O है, इसको आप मानिए B, इसको मानिए B डैश, A डैश, C डैश, D डैश, E ये हुआ E डैश, F और इसको यहां पर ये F डैश। अब आप ध्यान से देखें, लेखा चित्र 1 में धारणशीलता एक में अगर आप देखेंगे, एक है, इसकी धारणशीलता OB है। OB का मतलब ये हुआ कि केवल इतना इसके पास चुंबकत्व बचता है, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है इतना बच जाता है अगर आप चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हैं। लेकिन इसमें 2 में देखें, 2 में धारणशीलता कितनी है? यह है OB डैश। इसी तरह से चुंबकत्व तो खत्म करना चाहते हैं, जिसको कहते हैं जिसको कहते हैं कोर्सिविटी, यानी निग्रहता। तो इसकी निग्रहता, एक की निग्रहता है OC, निग्रहता इसकी OC है। और इसकी निग्रहता OC डैश। अब इसमें अंतर क्या है दोनों में? जो हमारा एक पदार्थ है, वास्तव में ये हमारा स्टील है और ये कच्चा लोहा है। कच्चा लोहा। तो ये जो लेखा चित्र 1 है जो कच्चे लोहे का है, और ये स्टील है। अब दोनों को देखें तो धारणशीलता ज्यादा कच्चे लोहे की है, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र लगाएं और फिर उसका चुंबकत्व खत्म करें तो कच्चे लोहे में चुंबकत्व ज्यादा बचा रहेगा, जबकि स्टील में चुंबकत्व कम बचा रहेगा। इसकी धारणशीलता कम है, कच्चे लोहे का चुंबकत्व ज्यादा रहेगा। दूसरी विशेषता और है, यदि हम चुंबकत्व को खत्म करना चाहें, विचुंबन करना चाहें, तो CO यानी निग्रहता कच्चे लोहे की कम है, बड़ी है। आराम से बड़ी कम क्षेत्र लगाकर, कम धारा लगा करके ही उसके चुंबकत्व को हम खत्म कर देंगे, उसका विचुंबकन कर देंगे। लेकिन स्टील को का विचुंबकन करने के लिए हमको इतना लगाना पड़ेगा, इतना OC के बराबर। तो आप इसमें देखिए ध्यान से, तो कच्चे लोहे में जो धारणशीलता है वो स्टील की धारणशीलता से अधिक है। कच्चे लोहे की धारणशीलता स्टील से अधिक है, यानी OB इज ग्रेटर
ओ बी डैश है, ओ सी डैश है। ओहो, लिख ही दिया, ये वो जैसा लिखा था वैसे था। ये वो बी डैश, ये कच्चा लोहा है भाई, कच्चा लोहा, कच्चा लोहा। स्टील है, ये पहला वाला स्टील है, दूसरा वाला कच्चा लोहा, ओ बी डैश। तो धारणशीलता स्टील से अधिक, अर्थात ओ बी डैश, वो कच्चा लोहा है, ओ बी डैश इज ग्रेटर देन ओ बी। दूसरा, कच्चे लोहे की निग्रहता, यानी उसका विचूकन करना, उसका चुंबकत्व खत्म करना, निग्रहता स्टील से कम होती है। अर्थात ओ सी डैश इज स्मॉलर देन ओ सी। ये ओ सी डैश है, ये इससे छोटा है। इसका लाभ क्या है कि यदि हमको इलेक्ट्रोचुंबक बनाना है, हमको टेम्परेरी चुंबक बनाना है, तो उसके लिए कच्चा लोहा उपयोगी है, क्योंकि कच्चे लोहे से चुंबकत्व बहुत ही अधिक प्राप्त हो जाएगा और उसका विचुंबकन भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। विद्युत की धारा जाते ही उसका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। लेकिन स्टील का चुंबक बनाना कठिन है और उसका विचुंबकन भी कठिन है। इसीलिए विद्युत चुंबक के लिए कच्चा लोहा प्रयुक्त होता है। और स्थायी चुंबक के लिए तथा स्थायी चुंबक के लिए स्टील का प्रयोग होता है। ये हुआ लौह चुंबकीय पदार्थों के बारे में। और हम लोगों को लौह चुंबकीय पदार्थ इतना ही पढ़ना है। जो सीबीएसई बोर्ड के हमारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और जो यूपी बोर्ड के वीडियोस अपलोड होते हैं, इन सभी के अलग अलग प्ले लिस्ट हैं। जब आप आरबीएस फिजिक्स का चैनल खोलेंगे तो उसमें प्ले लिस्ट बनी है और अलग अलग प्ले लिस्ट है। इसलिए जिसको सीबीएसई बोर्ड की आवश्यकता है वो सीबीएसई बोर्ड के प्ले लिस्ट में खोल करके वीडियोस देख लेगा, और जिसे यूपी बोर्ड पढ़ना है उसके वीडियोस यूपी बोर्ड की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है।